दोस्तों, मेरा नाम इंद्रविजय सिंह है और आज हम लोग साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें इस विषय पर बात करने वाले हैं। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, जिस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इंटरव्यू पे चर्चा करने के पहले हम इंटरव्यू के बारे में अपने अनुभव पे भी बात कर लेते हैं। मैंने 2 बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराए गए लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। 2 बार मैंने मध्य प्रदेश सिविल जज का भी इंटरव्यू दिया है। पहला इंटरव्यू 2018 में दिया था, जो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एवं जस्टिस अंजुली पालो मैम ने लिया था, जिसमें मुझे 32 नंबर मिले थे। इसके बाद 2019 का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, जो जस्टिस सील नागू जी एवं जस्टिस आर के श्रीवास्तव जी द्वारा लिया गया था, जिसमें 43.5 नंबर मुझे दिए गए थे। यदि इंटरव्यू के बारे में बात की जाए तो ये नंबर बहुत अच्छे थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये दुर्भाग्य था मेरा। चलिए, तो इस पर कोई बात नहीं करते हैं, पर हाँ, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए इस सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी आप इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। अब इसके लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ तो आप वैसे भी रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे या इंटरव्यू के मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो पढ़ाई तो आप कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं, तब तो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। तो फिर ऐसा क्या करें कि जिससे इंटरव्यू भी आपको अच्छे नंबर दिलाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने होंगे। आपका जो व्यवहार होता है उसमें कुछ परिवर्तन लाने होते हैं। सबसे पहले होता है पोलाइटनेस। आप कोशिश कीजिए कि आप पोलाइटनेस के साथ बात करें। पोलाइटनेस क्या होती है? तो एक सहज दिखना, आपका सहज बिहेवियर होना चाहिए और आपके हाव भाव से ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा आता है हम्बलनेस या काइंडनेस। तो हम्बलनेस और काइंडनेस के लिए क्या करें कि आप जब बात करते हैं तो आप बड़े सहज दिखना चाहिए और सामने वाला यदि कोई चीज़ आपसे बात कर रहा है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जो है ना, बड़ा अच्छा आदमी है और साथ में दयालुता भी आपकी बातों में दिखना चाहिए। दयालुता कैसे दिखेगी भाई? आप जो बिहेवियर कर रहे हैं उसमें ऐसी बातें ना हो जिनसे वायलेंस वाली चीज़ें झलके। एक चीज़ और, आपकी जो बातें होनी चाहिए वो सत्य होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो लाइक डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, हाई कोर्ट जज जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं अपने आप में, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पर हाँ, वो लोगों के बिहेवियर से ये समझ जाते हैं कि आप ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। एक चीज़ और है, जो आप अपना बायोडाटा देते हैं या जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उससे देख के भी बहुत सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करते हैं वो लोग। जैसे हमसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप यदि सिविल जज नहीं बन पाते हैं तो क्या करेंगे। इसका सबसे अच्छा आंसर तो यही होता है कि आपको ये बोलना चाहिए, सर फिर से तैयारी करेंगे, जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करेंगे और नई तैयारी के साथ फिर से फाइट करेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे। पर आपको यदि बोर्ड के बारे में कुछ पता हो तो हाँ, आप फिर अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे मुझे ये जानकारी थी कि सील नागू सर जो हैं प्रकृति प्रेमी हैं, तो हमने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया कि सर मैं गार्डनिंग करूँगा। जैसे ही मैंने ये बोला तो उन्होंने तुरंत फॉर्म में क्रॉस वेरीफाई किया कि इन्होंने हॉबी क्या भरी हुई है। तो यहाँ जो क्रॉस वेरीफाई करते हैं वो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सही बोलने की आदत डालनी चाहिए। हम्बलनेस की बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसे कोई आदमी आपको कुछ बताता है, कोई आपकी हेल्प करता है, तो थैंक यू बोलने की आदत डालें। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बताया जो आपको पता नहीं था, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। किसी ने आपको बैठने की कुर्सी दी तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अभी से अपने बिहेवियर में शामिल कर लेनी है।
अब आता है आंसर की बात। जो आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर कैसे करें। तो आंसर के लिए ऐसा नहीं होता कि कोई फिक्स प्रो फार्मा है, कोई एक शब्द में भी आंसर देता है, कुछ एक लाइन में आंसर देता है। तो हम लोग कैसे एक आंसर को बिल्कुल आदर्श आंसर बना लें। तो आपको इंटरव्यू बोर्ड में जो आप आंसर देते हैं वो बहुत छोटा ना दें और बहुत बड़ा ना दें। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन पे ये चीज़ लागू होती है। क्वेश्चन की प्रकृति भी होती है, कई क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, तो आपको ये सामंजस्य बनाना होगा। पर हाँ, बहुत लंबी कहानियाँ सुनने के लिए वो नहीं बैठे हैं कि आप इधर उधर की कहानियाँ सुनाने लग गए और वो आपके लिए सुनने के लिए बैठे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्तब्ध कर देते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के 100 साल पहले, 200 साल पहले बहुत सारे लॉज आ चुके थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत थी। इस क्वेश्चन को देख के हम चौकन्ना हो गए, एकदम हमें आंसर नहीं आया। फिर हमने इसका बहुत अच्छे से आंसर किया था और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू पे तो इसको आंसर ज़रूर देंगे। यदि आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन को, आंसर को देख के हम लोग ये समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। दूसरा एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दें। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार जो आपके सामने अचानक से आते हैं वो आपको स्टेबल कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर कैसे दें। पर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनके आंसर देना जरूरी है। तो इनके लिए आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें कि आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सामने वाले को सेटिस्फाइड करने लायक आंसर दे ही देंगे। अब यहाँ सॉरी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सॉरी का क्या महत्व होता है इंटरव्यू में, जहाँ आपको लगता है कि अब यहाँ हम फंस चुके हैं, आपको आंसर तो पता है पर आपको ये लगता है कि यदि इसका आंसर हम देते हैं तो हम फंस जाएंगे, या आंसर देने के बाद ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जिसका आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे, या आपको ऐसा लग रहा है गलत दिशा में इंटरव्यू जा रहा है, तो वहाँ आपको सॉरी बोलना है। और सॉरी जो बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले पे आप एहसान कर रहे हैं, आपने बोल दिया ऐसे सॉरी, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सर अभी मैं सहज नहीं हो पा रहा हूँ इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा हूँ इसका, सॉरी सर। या फिर इस टाइप से आप बोलें कि सर मैं इसका आंसर एकदम से याद नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, या सॉरी सर। तो इस टाइप से आंसर बोले जिससे आपकी पोलाइटनेस झलके, हम्बलनेस झलके। आप ऐसे सॉरी ना बोले कि जिससे वो सामने वाला ये समझे कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, जैसे मेरे फेस एक्सप्रेशन तो उतने अच्छे नहीं आते हैं, पर बहुत सारे लोग हंस के बात करते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि थोड़ा सा हंस के बात करें। अब हंसी फेक नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग ऐसे हंसते हैं कि सामने वाले को लगे कि ये शायद पागल है, ऐसा ना हो। आपको अपने चेहरे पे जो है मुस्कान लानी है, थोड़ा सा हंस के आंसर देते हैं जिससे आपका जो इंटरव्यू है वो बड़ा ही सहज हो जाता है और आप भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो कभी ऐसा नहीं चाहता है कि आपको परेशानियों में डाल दे या आपके लिए समस्या क्रिएट करना चाहता है। वो तो बस आपसे आप क्वेश्चन के जवाब चाहता है और ये देखता है कि आप में वो क्षमताएं हैं जिस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जहां आप फंसने वाले हों या जहां आपको आंसर नहीं पता है, वहां आप सॉरी बोलें, बड़ी सहजता के साथ बोलें और विथ रीजन बोलें, जिससे बोर्ड को भी अच्छा लगेगा। हर क्वेश्चन पर सॉरी नहीं बोलना है। हाँ, पर जहां आपको लगता है कि फंस रहे हैं आप, या उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि गलत हो, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। या बोर्ड से आप परमिशन ले लें कि सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर यदि आप परमिशन दें तो आंसर देने की कोशिश करता हूँ, मुझे जो याद आ रहा है सर मैं आंसर दे सकता हूँ। तो बोर्ड कई बार बहुत हम्बल होता है, अच्छा लगता है उनको ऐसी चीज़ों को देख के कि आपको पता है कि शायद आप गलत हो सकते हैं, और फिर आप आंसर देते हैं और फिर बोर्ड बोलता है आपने तो सही आंसर दिया है, तो आपको उस जगह पे बोलना है कि थैंक यू सर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसी चीज़ें, ऐसे आंसर देते समय आप बड़े सहजता से आंसर दें
और कई बार क्या होता है, बोर्ड डांट देता है या बोर्ड कई बार बोलता है कि बताओ आपके पास इतना भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने जो निराशा वाले भाव हैं वो फेस पे नहीं आने देना है। तो ऐसी चीज़ों को भी आपको धीरे धीरे अपने बिहेवियर में शामिल करना है। आपके दोस्त जो होते हैं इनसे आप बोलें कि हमसे क्वेश्चन कीजिए, आपके भाई बहन हैं उनसे आप बोलिए कि क्वेश्चन कीजिए हमसे। हाँ, क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपसे सब्जेक्टिव ना पूछा जाए, हो सकता है जीएस का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या बिहेवियर वाइज कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेस जुडिकेटा का क्या महत्व है, क्यों लिखा है सीपीसी में, बात का नामंजूर किया जाना क्या होता है, क्या जरूरत थी उसकी। तो ऑब्जेक्ट आपको लॉ के पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे टाइप्स ऑफ डिक्री पूछ लें, किन मामलों में प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है, अपीलेट कोर्ट की क्या पावर्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो जीएस पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे पता नहीं क्या हुआ है, अभी तक जो हमने 4 इंटरव्यू दिए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उनमें से किसी में भी हमसे आज तक जीएस नहीं पूछा गया है। तो हर आदमी से उनका क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका अलग अलग होता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि आपसे लॉ या जीएस में से कुछ पूछा जाएगा, तो आपको दोनों ही प्रिपेयर करके चलना है और अभी से आपको आदत में डाल देना है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बड़े पोलाइट वे में आंसर दें, दबाव आप पे ना दिखे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर से कभी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।